हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। मैटर कितनी फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है और फिजिकल स्टेट्स जो होती हैं वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड है हमारा, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर एंड एनर्जी। तो मैटर जो है वो 5 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पांचों फिजिकल स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है, जिसमें से मेनली हम 3 फिजिकल स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी पदार्थ को सॉलिड क्यों कहा जाता है, किसी भी पदार्थ के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन से गुण होते हैं जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ को हम सॉलिड कहते हैं, लिक्विड कहते हैं या गैस कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सबसे पहला है सॉलिड। तो क्यों किसी पदार्थ को सॉलिड कहा जाता है, या सॉलिड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हम देख के बता सकते हैं कि ये पदार्थ सॉलिड है, ये पदार्थ लिक्विड है और ये पदार्थ हमारा गैस है। देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो शेप होता है डेफिनिट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है और जो मास होता है वो भी डेफिनिट होता है, निश्चित होता है। नंबर 2, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। भाई जब उनका शेप डेफिनिट है तो आप इनको कंप्रेस करके और छोटे स्थान में, छोटी जगह में नहीं भर सकते हैं। नंबर 3 है हाईएस्ट डेंसिटी। जितने भी फिजिकल स्टेट्स होती हैं मैटर की, उन सब में सबसे हाई डेंसिटी जो है वो सॉलिड्स की होती है। डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। कि गिवन एरिया में जितने ज़्यादा पार्टिकल्स पाए जाएंगे डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सॉलिड्स में पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 है नो मूवमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। आपको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्सेस लगते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, जिससे इनके पास एक डेफिनेट 3 डायमेंशनल पोजीशन होती है और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी डेफिनेट 3 डायमेंशनल पोजीशन को छोड़ के नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं पाया जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सॉलिड्स की होती हैं। अगला हमारे पास फिजिकल स्टेट है लिक्विड। तो लिक्विड्स में क्या होता है? लिक्विड्स हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। जो लिक्विड्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है और जो मास होता है वो तो डेफिनेट होता है, लेकिन उनका जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड्स को जिस बर्तन या जिस कंटेनर में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर फ्री टू मूव बट स्टिल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर। ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से लिक्विड्स के पार्टिकल एक दूसरे के साथ में चलते हैं, फ्लो करते हैं। और यही जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, बहने की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इनको फ्लूइड कहा जाता है। और जो बहने की प्रॉपर्टी होती है इसको फ्लूइडिटी कहा जाता है। तो लिक्विड्स में फ्लूइडिटी पाई जाती है। आते हैं थर्ड फिजिकल स्टेट में, गैस। तो गैस में क्या होता है? गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस का वॉल्यूम जो है डेफिनेट नहीं होता है। अगर आप किसी भी गैस को 1 लीटर कंटेनर में भरेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 1 लीटर गैस है, अगर आप उस 1 लीटर गैस को आप 5 लीटर के कंटेनर में भर देते हैं तो वही 1 लीटर जो गैस है वो 5 लीटर कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। और अगर आप उसी 1 लीटर गैस को 10 लीटर के कंटेनर में भर देंगे तो वही 1 लीटर गैस 10 लीटर के कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। इसीलिए जो गैस होती है उसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है। और शेप की तो बात ही नहीं है, क्योंकि शेप भाई जिस कंटेनर में आप इनको रखोगे उसी का शेप क्या कर लेंगे? ये एक्वायर कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है? शेप भी नहीं होता है डेफिनेट और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है। नंबर 2 पॉइंट है हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। तो इनको क्या किया जा सकता है? कंप्रेस करके
मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम में इनको भरा जा सकता है। तो गैसेस क्या होती हैं? हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। नंबर 3 है पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं अपने चारों तरफ घूमने के लिए, और इसीलिए लिक्विड्स को फ्लूइड कहा जाता है, साथ ही साथ गैसेस को भी फ्लूइड कहा जाता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में भी फ्लूइडिटी पाई जाती है। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले 2 पॉइंट होते हैं या 2 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। नंबर 2 होता है थर्मल एनर्जी। 2 फैक्टर्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी। यही 2 फैक्टर्स क्या करते हैं? किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। कैसे? देख लेते हैं। किसी भी मैटर में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग देन थर्मल एनर्जी, देन वो जो मैटर होगा वहां पर क्या होगा? वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। नंबर 2 है अगर इंटर मॉलिक्यूलर forces are somewhat equal to the thermal energy। अगर थर्मल एनर्जी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इक्विलिब्रियम पोजीशन में पाए जाते हैं, तो ऐसे जो मैटर की फिजिकल स्टेट होती है वो होती है लिक्विड। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वेरी लेस देन थर्मल एनर्जी, देन द मैटर विल एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट, गैसियस स्टेट। तो बच्चों ये हैं फैक्टर्स और ये होती है हमारी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बच्चों जब हम मैटर को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्लासिफाई करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, या इसको हम बोलते हैं बल्क लेवल। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर या बल्क लेवल पर जब इसे हम क्लासिफाई करते हैं तो मैटर को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है मिक्सचर, दूसरा है प्योर सब्सटेंस। अब हम मिक्सचर को भी 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। उसके बाद जो हमारा प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर क्या है? A material system made up of 2 or more different substances which are mixed together but they don't react chemically। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण जो आपस में केमिकली रासायनिक रूप से अभिक्रिया नहीं करता है को हम मिक्सचर बोल सकते हैं या मिश्रण बोल सकते हैं। मिक्सचर 2 टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनस और दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। सबसे पहले हम देखते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजेनस मिक्सचर अ मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अगर हम 2 सब्सटेंस को आपस में मिलाएं और वो जो मिक्सचर बने उस मिक्सचर के हर पार्ट का जो कॉम्पोजिशन है, जिसे हम संघटन बोलते हैं, मीन्स हर पार्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो समान है या बराबर है, तो उसे हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल कैसा है? मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अगर आप पानी और नमक को आपस में मिला दीजिए और वो जो हमारा मिश्रण तैयार होगा उस मिश्रण में आप किसी भी पार्ट से सैंपल निकाल लीजिए, तो हर पार्ट का या हर जगह के सैंपल का जो कॉम्पोजिशन होगा या कॉन्सेंट्रेशन होगा वो समान होगा या बराबर होगा। तो ऐसा जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहा जाता है, जिसे हम विलयन कहते हैं। विलयन, 2 पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं या होमोजेनस मिक्सचर को हम विलयन कहते हैं। अब देख लेते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं। अ मिक्सचर विच इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अगर 2 पदार्थों को आप मिलाते हैं और दोनों को मिलाने पर आपको एक समांगी मिश्रण नहीं मिलता है, मीन्स मिक्सचर के हर भाग का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो समान नहीं है, तो ऐसे मिश्रण को हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आयरन फिलिंग्स एंड सैंड। अगर आप बालू को
और लोहे के टुकड़ों को आपस में मिला दीजिए, तो वो जो मिक्सचर बन के तैयार होगा उसके हर पार्ट का संगठन या कॉन्सेंट्रेशन समान नहीं होगा, और ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजिनस मिक्सचर कहेंगे। अब देखते हैं प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? और सब्सटेंस विच हैज ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ऐसा सब्सटेंस जिसमें केवल एक टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस को हमने दो कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासिफाई किया है, नंबर 1 एलिमेंट, नंबर 2 कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट क्या होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विथ डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दिस कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जिसको और सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं? सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, ये सब हमारे एग्जाम्पल होते हैं एलिमेंट के। अगला है हमारे पास कैटेगरी है कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं देखते हैं। कंपाउंड्स, अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं, और ये भी जो है एक प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल बनेगा केवल उसी मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स पाए जाएंगे, कोई दूसरा पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। देख लेते हैं एग्जांपल्स। NH3 अमोनिया। अगर अमोनिया बना है तो उस बल्क में या जहाँ पर भी अमोनिया है वहाँ पर केवल और केवल अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ही पाए जाएंगे। वाटर में केवल वाटर के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास कंपाउंड्स के। आइए बच्चों हम देखते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमें। तो हम देखते हैं कि क्या होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देख लेते हैं एटम्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स में और may not exist independently। किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है उसको हम एटम कहते हैं। देख लेते हैं। सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव NaCl। ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, मैं इसे समझाने के लिए मैंने इसे बैलेंस नहीं किया है। देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड में एक सोडियम है और एक क्लोरीन एटम है, और ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब यहाँ पर सोडियम जो है वो इससे ज़्यादा छोटे फॉर्म में नहीं रिएक्ट कर सकता है। अगर सोडियम क्लोराइड बनेगा तो वहाँ पर एक सोडियम का एटम तो जाएगा ही जाएगा, और इस छोटे से छोटे एटम को हम और ज़्यादा छोटे एटम में नहीं तोड़ सकते हैं। इसी तरह से इस मॉलिक्यूल में जो हमारा क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो है ये क्लोरीन का एक एटम है, और क्लोरीन को इससे ज़्यादा छोटे फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अगला हमारे पास है मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, 2 और मोर एटम्स रिएक्ट टुगेदर टू गिव अ मॉलिक्यूल। 2 या 2 से अधिक एटम क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये तो हो गई एक सिंपल टाइप की डेफिनेशन। दूसरी एक और डेफिनेशन है, थोड़ा स्पेसिफिक डेफिनेशन है। वो कहती है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी कंपाउंड। किसी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। किसी भी कंपाउंड का छोटे से छोटा पार्टिकल जो नेचर में मुक्त अवस्था में, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जा सकता है या पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे H2SO4। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल भी नेचर में पाया जाएगा तो वो इससे ज़्यादा छोटे फॉर्म में नहीं पाया जा सकता है, और H2SO4 का जो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल होगा वो इसी कंपोजिशन में या इसी रेशियो में एग्जिस्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। इसी तरह से HNO3 या नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। देखो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है एटम्स का, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर आपने एटम्स में और में नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम जो है वो मुक्त अवस्था में भी पाया जा सकता है और मुक्त अवस्था में नहीं भी पाया जा सकता है। कैसे? देखिए, जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं, तो नोबल गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। ये गैसेस जो है वो अपने एटॉमिक फॉर्म में ही
मॉलिक्यूल होती हैं। मतलब इनका जो एटॉमिक फॉर्म होती है या जो एक एटम होता है वही अपने आप में एक मॉलिक्यूल होता है। तो इसलिए जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं वो एटॉमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है कि एटम्स में और में नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बच्चों अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो इसमें सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसे एंटनी लवोशिए ने दिया था और इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था वो लैंडलॉट ने किया था। ये जो रूल है ये कहता है द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके परिणाम स्वरूप कोई प्रोडक्ट बनता है तो जितने अमाउंट में रिएक्टेंट हमारा खर्च हुआ है या यूज़ हुआ है उतने ही अमाउंट में हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और इस प्रकार के रिएक्शन में जो मैटर है या जो पदार्थ है उसमें कोई भी हानि नहीं होती है। ये जो हमारा रूल है इसको हम दूसरी तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर। मैटर को या द्रव्य को नष्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, बट मैटर की या द्रव्य की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है या इसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो लैंडलॉट ने किया था, मैंने आपको बताया है। तो इसके लिए एक उनके पास उन्होंने एक एच शेप की एक ट्यूब ली जिसे लैंडलॉट एपरेटस कहा जाता है। इसमें जो दो आर्म्स थी वो दोनों आर्म्स को आपस में यहाँ से जोड़ दिया गया। अब इसकी जो एक आर्म है इसमें उन्होंने ले लिया KCl का सोल्यूशन और दूसरी आर्म में उन्होंने लिया AgNO3 का सोल्यूशन। उसके बाद क्या किया कि दोनों को यहाँ पर मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपको पता है KCl और AgNO3 दोनों हमारे आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड जो है वो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, विद इन सेकेंड्स ये प्रोडक्ट देते हैं। तो इस रिएक्शन के फलस्वरूप ये रिएक्शन होती है KCl रिएक्ट विद AgNO3 एंड गिव्स AgCl प्लस KNO3। कैसे पता चलता है कि रिएक्शन हो गई है? जैसे ही दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट मिलता है हमको जो AgCl का होता है। AgCl का वाइट प्रिसिपिटेट मिलता है और हमको ये पता लगता है कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हमने जब रिएक्शन को स्टार्ट करना था उसके पहले हमने इसमें दोनों तरफ KCl और AgNO3 भर के हमने क्या किया, इसका वेट कर लिया था। वेट करने के बाद जब इसमें दोनों में हमने रिएक्शन करा दिया है और वाइट प्रेसिपिटेट बन चुका है उसके बाद हमने क्या किया है, इस एपरेटस को फिर से वे किया है, फिर से इसको हमने तोला है। तो दोनों कंडीशन में इसका जो वेट है वो सेम आया है, वेट में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो मैटर है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज तो होता है लेकिन मैटर में कोई भी हानि नहीं होती है, जो द्रव्य होता है वो नष्ट नहीं होता है। दूसरा रूल हमारे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है इससे एक साइंटिस्ट थे प्राउस्ट, उन्होंने दिया था ये रूल और इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो किया था स्टास एंड रिचर्ड्स ने। तो देख लेते हैं कि रूल क्या है। रूल कहता है अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड। इसे अगर सिंपली कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जब दो एलिमेंट मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनके बीच में एक निश्चित रेशियो पाया जाता है। वहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि उस कंपाउंड को कहाँ से बनाया गया है और कहाँ से प्राप्त किया गया है। अगर वो कंपाउंड बना है तो उनके दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट या जितने भी एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना है उनके बीच में एक निश्चित रेशियो पाया जाएगा। आइए देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है ये स्टास ने किया था और स्टास ने डिफरेंट सोर्सेस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस किया और वहाँ पर उन्होंने ये पाया कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है दोनों 3:8 के रेशियो में पाए जाते हैं
जब डिफरेंट सोर्सेज से उन्होंने इसको बनाया। देख लेते हैं। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसमें कार्बन का मास होता है 12 और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। दो ऑक्सीजन मिले हुए हैं, इसका मतलब 32 ग्राम्स। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस बनती है तो उसमें 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जो पहले एक्सपेरिमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसमें अगर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखा जाए सिंपल, तो हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं और जो रेशियो आता है वो होता है 3:8 रेशियो। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यहाँ पर उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया उसका उन्होंने फिर से एनालिसिस किया और एनालिसिस करने पर उन्होंने ये पाया कि ये जो सैंपल कार्बन डाइऑक्साइड का बना है इसमें भी 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंपाउंड को बना रहा है। यहाँ पर जब उन्होंने दोनों एलिमेंट के बीच में सिंपल रेशियो निकाला तो यहाँ भी 3:8 रेशियो ही निकला। यही रूल है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं और मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनके बीच में एक सिंपल रेशियो पाया जाता है या निश्चित रेशियो पाया जाता है या स्थिर रेशियो पाया जाता है। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगला रूल देखते हैं हम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था जॉन डाल्टन ने। ये रूल कहता है when two elements combine together to give two or more compounds, then the different masses of one element which combine with the fixed mass of another element bear a simple whole number ratio with one another। ये रूल कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें से किसी एक एलिमेंट के डिफरेंट मास जो किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्ट करते हैं उनके बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो पाया जाता है। देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके N2O बनाता है, फिर NO बनाता है, N2O3 बनाता है, NO2 बनाता है, N2O5 बनाता है। देख लेते हैं कि डिफरेंट सैंपल्स में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक्चुअल रेशियो क्या है मास का। तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि एक नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 ग्राम होता है। तो दो नाइट्रोजन है, इसका मतलब 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे सैंपल में NO, यहाँ पर 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। N2O3 में 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। NO2 में 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। N2O5 में 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हम एक निश्चित मास में लेके आते हैं 28 में। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि नाइट्रोजन के सभी जो मास हैं वो 28 बन जाते हैं या बन जाएं। तो यहाँ पर हम 28 पहले से है तो हमने क्या किया, इसको एज इट इज़ यहाँ पे उठा के हमने रख लिया 28:16 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो। फिर यहाँ पर कितना है 14 ग्राम्स, इसको हम 28 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ और यहाँ दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 ग्राम्स और ये हो जाएगा 32 ग्राम्स। अगले सैंपल में आते हैं 28:48, यहाँ पर 28 पहले से है तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर रख लेते हैं। अगले सैंपल में नाइट्रोजन अगेन 14 ग्राम्स है, इसको हम 28 ग्राम्स बनाएंगे तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन हो जाता है 28 ग्राम्स और ऑक्सीजन हो जाता है 64 ग्राम्स। अगले सैंपल में आते हैं, यहाँ पर 28 ग्राम्स नाइट्रोजन रिएक्ट विद 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 28 पहले से, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम एज इट इज उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर सैंपल में 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन से
ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि ऑक्सीजन के जो डिफरेंट मासेस नाइट्रोजन के फिक्स मास से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनके बीच में कोई रेशियो वर्क कर रहा है। देख लेते हैं 16, 32, 48, 64 और 80। अब क्या करते हैं, इसको हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे सारे के सारे डिवाइड हो जाएं। तो हम करते हैं 16 से डिवाइड। इसको हमने 16 से डिवाइड किया तो 1 आया, इसको 16 से डिवाइड किया तो 2 आया, इसको 16 से डिवाइड किया तो 3 आया, इसको 16 से डिवाइड किया तो 4 आया, इसको 16 से डिवाइड किया तो 5 आया। अब हमने देखा कि जो 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस रिएक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में भाई एक सिंपल रेशियो पाया जा रहा है, दैट इज 1:2:3:4:5। यही तो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। क्या कहता है कि when two elements combine together to give two or more compounds, then the different masses of one element which combine with the fixed mass of another element bear a simple whole number ratio with one another। चलिए बच्चों देखते हैं अगला लॉ, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। थोड़ा बड़ा टेढ़ा टाइप का रूल है, लेकिन इसको हम सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। देख लेते हैं रूल जो दिया था, वो दिया था रिचटर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रूल दिया था। ये रूल कहता है when two elements combine separately with a definite mass of third element। जब दो एलिमेंट्स अलग अलग किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्ट करते हैं, then the ratio of their masses in which they do so is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। रूल ये कहता है कि जब दो एलिमेंट अलग अलग किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्ट करते हैं, तो उनके बीच में भी वही रेशियो होता है या उस रेशियो का होल नंबर मल्टीपल होता है जिसमें वो आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन से 32 ग्राम सल्फर रिएक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम 2 ग्राम हाइड्रोजन से 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। तो दोनों जगह सल्फर भी 2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन भी 2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, और दोनों H2O और H2S बना रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर सल्फर जो है और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो सल्फर का जो मास होता है वो 32 होता है और 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, तो 16 × 2 विल बी 32। तो यहाँ पर जो रेशियो निकल के आता है वो होता है 1:1 का। तो ये रूल कहता है कि जब दो एलिमेंट सेपरेटली किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्ट करते हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशन या उनके बीच में जो रेशियो होता है वो सेम वही रेशियो होता है या उस रेशियो का होल नंबर मल्टीपल होता है जिसमें वो आपस में रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाते हैं। लास्ट रूल है हमारा गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। जैसा कि नाम से पता है आपको, ये रूल दिया था गे-लुसाक ने। ये रूल कहता है when two or more gases react with one another, their volume bears simple whole number ratio with one another and to the volume of product. Gases are under identical condition of temperature and pressure. This is condition. ये रूल कहता है कि जब दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके बीच में एक सिंपल रेशियो पाया जाता है, और जो प्रोडक्ट में गैस बनती है उसके बीच में भी रिएक्टेंट के रेशियो के साथ में एक सिंपल रेशियो वाला रिलेशन पाया जाता है। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर H2 1 वॉल्यूम H2 गैस रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। यहाँ पर अगर हम रेशियो देखते हैं तो जो रिएक्टेंट गैसेस हैं उनके बीच में 1:1 का रेशियो है, और जो हमारी प्रोडक्ट गैस है उसका रेशियो कितना है, ये है 2। तो यहाँ पर रिएक्टेंट गैसेस और जो प्रोडक्ट गैस है उसके बीच का जो रेशियो है वो है 1:1:2। यही ये रूल कहता है कि जब दो गैसेस आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट के रूप में गैस बनाती हैं, तो रिएक्टेंट गैस और प्रोडक्ट गैस के बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो पाया जाता है। ये है आज की क्लास। हम मिलेंगे अगली क्लास में।